सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टू ऑफ qualitative properties of solutions, that is elevation in boiling point and depression in freezing point. When we add a non-volatile solute into the pure solvent, the vapor pressure of solution decreases. As the vapor pressure of solution form decreases, its boiling point increases, but its vapor pressure decreases. So the increment in boiling point is called elevation in boiling point, and the decrement in freezing point is called depression in freezing point. Elevation in boiling point is given by delta Tb is equals to Kb into m, where delta Tb is elevation in boiling point, Kb is molar elevation constant, and m is molality. That is Kb into Wb upon Mb into Wa into 1000. That is the actual expression of calculation of elevation in boiling point. Similarly, elevation in freezing point, that is delta Tf, that is Kf into m, where Kf is molar depression constant, and that Kf delta Tf is equals to Kf into Wb into 1000 upon Mb into Wa. Now, today we will discuss certain numerical questions on elevation in freezing point. Before discussing those numerical questions, first we discuss the application, real life application of elevation in boiling point. Now, what is a real life application? First application, that anti-freeze solutions. Anti-freeze solutions क्या होता है? As we know that water has a freezing point 0 degree centigrade, and normally जो आपकी फोर व्हीलर जो कार्स होती हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, उनके रेडिएटर्स में क्या होता है? इंजन के अंदर एक पार्ट होता है रेडिएटर. रेडिएटर कंसिस्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ज्यादा हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस हो तो कूल डाउन करने के लिए रेडिएटर के अंदर क्या रहता है? पानी फिलअप किया रहता है. तो जहां कोल्ड कंट्रीज होती है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन रहता है, दैट इज बिलो टू द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां जो रेडिएटर में वाटर है वो वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकॉल इनटू द वाटर. नाउ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. As you add the non-volatile solute into the water, it will decreases the freezing point of the solution form. As you know that the water has a freezing point 0 degree centigrade, but जैसे ही आप क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देंगे, according to the temperature of the surrounding, वहां के सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, सपोज आपका -4, -5, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस अकॉर्डिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल का अमाउंट भी चेंज होता जाएगा. दैट वी हैव कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, तो दैट वी हैव कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. कि सपोज आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एज वी नो दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज -10, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. केएफ वाटर के लिए डिफाइंड रहता है. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल का नोन रहेगा. 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको वाटर कितना ले रहे हैं आप रेडिएटर के अंदर वो भी नोन है आपको, तो आपको मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैलकुलेट हो जाएगा. सो एज यू ऐड द इथाइलिन ग्लाइकॉल इनटू द वाटर, दैट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, सो दैट द वाटर इन अ सॉल्यूशन और वाटर प्रेजेंट इन द रेडिएटर डजंट फ्रीज. तो आपका रेडिएटर जो है वो खराब होने से बच जाता है. तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस. जो सॉल्यूशंस या जो सब्सटेंसेस वाटर पर वर्क करते हैं, जिनका जो इंटरनल कंटेंट रहता है, वाटर रहता है, तो वाटर के अंदर हम इस तरीके के एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस ऐड कर लेते हैं. सेकेंड एप्लीकेशंस है, ये भी जनरली कोल्ड कंट्रीज के अंदर, कोल्ड कंट्रीज में जहाँ हिली एरियाज होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, रोड्स वगैरह पे आइस वगैरह की एक बड़ी बड़ी लेयर्स क्या हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती है. तो उन लेयर्स को रिमूव करने के लिए, आइस की बड़ी बड़ी लेयर्स रोड पर जब डिपॉजिट हो जाती है, तो उनको रिमूव करने के लिए वी ऐड सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. स्प्रेड आउट द सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल जो आपका टेबल सॉल्ट है या कैल्शियम क्लोराइड, that will be spread over the
आइस रोड्स, तो वो क्या करेगा, दैट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन जो है, जैसे आप क्या करेंगे, आइस के ऊपर सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड स्प्रेड आउट करेंगे, दैट विल बी मेल्ट आउट द आइस। आइस को वो क्या करेगा, मेल्ट आउट करेगा। मेल्ट आउट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड और आपके कैल्शियम क्लोराइड हैं, दोज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दे हैज अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट और एसोसिएट। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो एज द सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वो जो आइस फ्रीज हो रखी है वो मेल्ट डाउन होगी। So by this process we can remove the ice. So these are the two applications, real life applications of depression in freezing point. Is it clear? Any doubt in that part? Now we discuss numerical questions on the topic depression in freezing point. Now first question, an aqueous solution of sugar boils at the temperature 373.128 Kelvin. An aqueous solution of sugar boils at the temperature 373.128 Kelvin. Calculate the freezing point of the solution. ठीक है, आपको क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और आपको उसी एक्वस सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। नाउ केएफ फॉर द वाटर, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, दैट इज गिवन, एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स, यानी केएफ और केबी की वैल्यू आपको गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, an aqueous solution of sugar, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 373.128 केल्विन, और आपको पूछा है उसी एक्वस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और केबी की वैल्यू दे रखी है 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो नाउ एज वी नो दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड वाटर, तो योर solvent is water and solute is sugar. So first we use the logic elevation in boiling point, that is delta TB is equals to KB into M. ठीक है, so now as we know that aqueous solution of sugar is given and boiling point of aqueous solution of sugar is given and boiling point of water that is 373 Kelvin. ठीक है, तो ये आपका हो गया TB, ये हो गया TB नॉट, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या हो जाएगी, TB माइनस TB नॉट, दैट इज 373.128 माइनस 373, so that is 0.128 Kelvin. ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। ठीक है, डेल्टा टीबी और केबी की वैल्यू गिवन है, तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी, तो एम इज डेल्टा टीबी बाय केबी, सो एम इज डेल्टा टीबी दैट इज 0.128 डिवाइड बाय 0.512। ठीक है, सो दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0.25। तो ये आपके एक्वस सॉल्यूशन की क्या फॉर्म हो गई, मोलालिटी आ गई। नाउ as you know that depression in freezing point, the expression of depression in freezing point, that is delta TF is equals to KF into M. now M की वैल्यू यूज कर लेंगे, KF है 1.86 into 0.25, so delta TF equals to 1.86 divided by 4, so that is equals to 0.465. अब now delta TF क्या होता है आपका, delta TF is depression freezing point, that is a freezing point of solvent minus freezing point of solution.
So TF naught minus TF is equals to 0.465. Now if I am taking a freezing point of solvent, that is water, डेल्टा TF naught आपको पता है कितना होता है, freezing point of solvent कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर that is 273 Kelvin minus 0.465, that is equals to the TF. That is a freezing point of aqueous solution of sugar. 273 में से ये वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, you will get a freezing point of aqueous solution of sugar. तो पहले हमने क्या किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मतलब पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू यूज करके हमने मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट करी. नाउ सेम एक्वस सॉल्यूशन आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी यूज हो रहा है, तो वही सेम मोलैलिटी यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सो उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया. इज इट क्लियर? Now next question. Next question is, the freezing point of pure nitrobenzene is 278.8 Kelvin. आपको क्या दिया हुआ है, TF naught for the nitrobenzene, that is C6H5NO2 is 278.8 Kelvin. When the 2.5 gram of unknown non-volatile electrolyte are dissolved in the 100 gram of nitrobenzene, the freezing point of solution becomes 276.8 Kelvin. That is freezing point of solution क्या है, 276.8 Kelvin. When we add 2.5 gram of non-volatile solute into 100 gram of solvent. So आपको पूछा है calculate the molar mass of non-volatile solute, and the Kf for the solvent is 8 Kelvin kg mole inverse. That is the value of Kf. Okay. So now as we know that delta TF is Kf into Wb into 1000 upon Mb into Wa. एक्सप्रेशन रहता है. अब देखिए हमें Mb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो Mb इज इक्वल्स टू Kf into Wb into 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF into Wa. ठीक है. सो Mb कितना हो गया, ये हो गया 8 into Wb that is 2.5 gram into 1000 divided by delta TF. Now delta TF की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो delta TF is TF naught minus TF, that is 278.8 minus 276.8, that is 2 Kelvin. ठीक है. तो ये हो गया 2 Kelvin into Wa. Wa की वैल्यू है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दे रहा है. ठीक है. तो ये हो गया, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल. ठीक है. 4 into 25 that is 100 gram per mole. That is the molar mass of non-volatile solute. Unknown substance का ये क्या आ गया, molar mass आ गया. Is it clear? Any doubt? Now next question. The difference in the boiling point and freezing point of an aqueous solution of urea should be 105 degrees centigrade.
Now how much urea whose molar mass is 60 should be dissolved in 100 gram of water? Means वो क्या कह रहा है कि we are adding a urea into the water and form an aqueous solution of urea. That how much amount of urea should be added into the 100 gram of water so that the difference in boiling point and freezing point of the solution is equals to 105 degree. कितना आ जाए? 105 degree. अब आपको दोनों सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो Kb की वैल्यू और Kf की वैल्यू भी गिवन है. Kf is 1.86 Kelvin kg mole inverse and Kb is 0.512 Kelvin kg mole inverse. ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड द फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिफरेंस आपको क्या दे रखा है? 105. तो कैसे कैलकुलेट होगा देखिए. नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो मैं आपको एक बार वर्कआउट कर लेता हूं. डिफरेंस in boiling point and freezing point of aqueous solution of urea, that is 105. इतना डिफरेंस करने के लिए आप कितना यूरिया कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी WA आपको दे रखा है 100. नाउ एज यू नो दैट elevation in boiling point, that is delta TB is equals to Kb into m. Now delta TB क्या होता है? TB minus TB naught Kb into m. Now TB is boiling point of solution. क्या है? Boiling point of solution. So TB is equals to TB naught plus Kb into m. ना TB नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यदि मैं डिग्री सेंटीग्रेड में ले लूं वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो TB की वैल्यू क्या होगा? ये 100 प्लस Kb की वैल्यू आपको दे रखी है 0.51 केल्विन केजी मोल इनवर्स. हो गया 100 प्लस 0.51 m. ये इक्वेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द यूरिया. ये इक्वेशन 1 बन गई. नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, that is delta TF is equals to KF into m, that is TF naught minus TF is equals to KB into KF into m. तो TF क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? TF नॉट माइनस KF इंटू m. TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस KF इंटू m. अब TF KB की वैल्यू दे रखी ना, KB इज 0.51 केल्विन kg मोल इनवर्स और KF की वैल्यू है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स. ये वैल्यू दे रखी है. तो यहां देखिए KB की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में क्या रखी है? 0.51 और KF की वैल्यू यहां 1.86 रख देंगे. सो TF इज 0 माइनस 1.86 इंटू m. ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकंड. अब आपको क्या दिया हुआ है कि इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना दे रखा है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो वो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे कि TB minus TF, that is difference in a boiling point and freezing point of the solution is 105. तो TB की इक्वेशन है 100 plus 0.51 m minus plus 1.86 m. ये प्लस क्या हो गया? क्योंकि TF था minus 1.86 m, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, that is 105. तो
1.86 और 0.51 इसको ऐड करें तो ये 7, that is 2.37 m is equals to 105 minus 100. तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 5 डिवाइड बाय 2.37, 5 डिवाइड बाय 2.37, तो ये वैल्यू आ गई 2.019 मोलर। ये आपकी सॉल्यूशन की क्या आ गई? मोलैलिटी आ गई। So as you get the molality of the solution, now you can easily calculate the mass of urea required. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। सो मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया 2.019 इज इक्वल्स टू WB कैलकुलेट करना है इनटू 1000 MB मोलर मास ऑफ यूरिया हमें 60 दे रखा है और WA दैट इज 100, क्योंकि हमने यूरिया को 100 ग्राम वाटर में। Now repeating the question, two elements A and B form the compounds having molecular formula AB2 and AB4 when dissolved in a 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees centigrade, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point of solvent by 1.3 degrees centigrade. Calculate the atomic masses of A and B if the Kb for the benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. If the Kf for the benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. ठीक है? अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, मैं वापस से रिपीट ऑन कर रहा हूं। दो एलिमेंट है ए और बी, इनके कॉम्बिनेशन से दो कंपाउंड बन रहे हैं। एक बन रहा है AB2, एक बन रहा है AB4। अब AB2 का जब 1 ग्राम ऑफ AB2 when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट कितने से डिक्रीज हो रहा है? डेल्टा टी भी आपको क्या दे रखा है? 2.3 केल्विन। और जब 1 ग्राम ऑफ AB4 dissolved in a 20 gram of benzene, then the freezing point is decreased by 1.3 Kelvin. तो आपको क्या करना है? A और B के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक मासेस। सो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? Let's suppose atomic masses of A and B are X and Y. ठीक है? So मोलर मास ऑफ AB2 कितना हो जाएगा? मोलिकुलर मास क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो AB2 का मोलिकुलर मास हो जाएगा X plus 2Y एंड मोलर मास ऑफ AB4 क्या हो जाएगा? X plus 4Y। That is a molar mass of AB2 and that is a molar mass of AB4. अब जैसे ही AB2 का 1 ग्राम आप 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिक्रीज क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा TF क्या आ रहा है? डेल्टा TF is equals to KF into M। ठीक है? That we have calculate for AB2। तो AB2 के लिए क्या आ रहा है? 2.3 is equals to KF की वैल्यू है 5.1। KF की वैल्यू क्या दे रखी है? बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स इनटू डेल्टा TF is equals to KF into WB upon MB into WA into 1000। जो फॉर्मूला है। सो ये हो गया 2.3 is equals to 5.1 into WB। WB आपको दे रखा है 1 ग्राम into 1000। अब ये MB क्या लेना है? मोलर मास ऑफ AB2, so that is X plus 2Y into WA, that is 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है? तो अब ये क्या हो गया?
200, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, फिर 51 2.3 इज इक्वल टू 510 अपॉन x प्लस 2y। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो गई? 510 डिवाइड बाय 2.3, ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट फॉर AB4, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो TF की वैल्यू आपको अब AB4 के लिए क्या देखा है? 1.3, तो 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय x प्लस 4y इंटू 20 ग्राम, यानी 20, तो ये हो गया। तो ये एक सेकेंड, यहाँ 2 और है, ये 2 हमने नहीं लिया, सॉरी। तो यहाँ ये 2 और था, तो यहाँ हम कर लेते हैं 4.6, क्योंकि 2.3 इधर आएगा, तो 510 अपॉन 4.6, और ये हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू 510 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4y। तो x प्लस 4y की वैल्यू हो जाएगी 510 अपॉन 2.6। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो x प्लस 2y और x प्लस 4y। तो देखिए x प्लस 2y आपको दे रखा है 510 अपॉन 4.6, तो दैट इज 5100 डिवाइड बाय 46, और x प्लस 4y कितना है? 5110 डिवाइड बाय 2.6, तो दैट इज 5100 डिवाइड बाय 26। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x और y की। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो x और x कैंसिल हो गया, -2y इज इक्वल टू 5146 डिवाइड बाय 46 माइनस 5146 डिवाइड बाय 26। What is osmosis? The process of movement of solvent molecule from a region where movement of solvent molecule from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane, या it can be also defined as higher water concentration। ठीक है, ये higher water concentration या higher solvent concentration to lower solvent concentration। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का उस रीजन जहां से उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां उनकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ज्यादा है, उस रीजन से वो उस रीजन में ट्रांसफर हो रहे हैं जहां उनकी कंसंट्रेशन कम है, या फिर we also define as the process of movement of solvent molecule from lower molar concentrate solution to higher molar concentrate solution through semi permeable manner। देखिए, the solution whose molar concentration is low to the solution whose molar concentration is high। जहां आपकी मोलर कंसंट्रेशन लो होगी वहां सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा। देखिए उल्टा प्रोसेस है, यहां मैंने लिखा हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और यहां मैंने क्या लिखा? हायर लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू हायर मोलर कंसंट्रेशन। देखिए जहां सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होगा वहां सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी, सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, और जहां आपका हायर मोलर कंसंट्रेशन है वहां सॉल्यूट का अमाउंट मतलब
सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वो ज्यादा कंसंट्रेट है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। We can explain or we can understand this phenomena by taking an example. Suppose आप एक एग ले लें, ठीक है? एग के ऊपर क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, ठीक है? So you can remove that covering by dissolving the egg into the dilute HCl. जैसे ही आप क्या करेंगे? dilute HCl में ऐड करेंगे तो dilute HCl कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा और वो एग पर जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। Now we are adding the egg into the water. हमने क्या किया? उस एग को क्या कर लिया? ये आपका एग था, उस एग को आपने क्या कर लिया? वाटर में ऐड किया। ये वाटर और दिस इज योर एग। Now what will happen? The water present outside the egg insert into the egg and swell up. ये जो वाटर है वो क्या होगा? इस एग में ट्रांसफर होगा और क्या कर देगा? एग के साइज को बड़ा कर देगा, क्योंकि बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू द वाटर प्रेजेंट द एग। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? इसके अंदर एंटर करेंगे और एग की साइज को क्या कर देंगे? स्वेल अप कर देंगे। अब यही सेम एग यदि मैं क्या करूं? इफ आई प्लेस दिस एग इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, हमने क्या लिया? एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और उसमें उस एग को क्या किया? प्लेस कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द एग extract out from it means water molecule का मूवमेंट कहां होगा? from egg to highly concentrated salt solution. वाटर जो होगा वो एग से बाहर आएगा और किस तरफ मूव करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन में, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी? आपकी जो एग है वो श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। यहां स्वेल अप हुआ, यहां क्या हो गया? श्रिंक। So the movement of water molecule from lower molar concentration to higher molar concentration through the semi-permeable membrane. देखिए इसके अंदर आपका अंदर की साइड में कंसंट्रेशन हाई था, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन लो था, पानी था, तो पानी अंदर गया और एग की सेल को उसने स्वेल अप कर दिया। यहां पर क्या था? आपका बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा था और अंदर की तरफ सेल के अंदर मोलर कंसंट्रेशन लो थी। तो water is flowing from lower molar concentration to higher molar concentration. So that will be shrink the egg. ठीक है? So that process is called osmosis. Real life application इसकी क्या है? देखिए जैसे आपका रॉ मैंगो होता है, जो इस सीजन में हम नॉर्मली क्या करते हैं? पिकल वगैरह बनाते हैं। तो रॉ मैंगो को इस तरीके से नमक के पानी में क्या कर देते हैं? डिसॉल्व करके रखते हैं। तो नमक के पानी में जैसे डिसॉल्व करेंगे तो जो रॉ मैंगो होता है उसमें जितना भी वाटर कंटेन होगा वो बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी श्रिंक और सॉफ्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है? जो रेजिन्स होती हैं, रेजिन को आप रात में पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है? सुबह आप देखते हैं तो क्या होते हैं? स्वेल अप हो जाती है। तो वहां क्या होता है? वाटर जो है वो रेजिन के अंदर इंसर्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर इंसर्ट करेगा और वो स्वेल अप कर देगा। तो इस एग्जांपल में, इस फर्स्ट केस के अंदर आपका जो वाटर है, वाटर की मोलर कंसंट्रेशन कम है, सेल की मोलर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर जो लिक्विड है इस एग सेल के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो दिस वाटर इज नोन एज हाइपोटोनिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सेकंड केस के अंदर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।